नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी और आज आपके तमाम क्वेश्चंस को हम शामिल करेंगे ही। लेकिन अगर आपके पास किसी भी तरीके का कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर, तो आप योर मनी में आकर अपने सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सही तरीके से एट अर्ली स्टेज प्लान करेंगे तो आप अपने बड़े गोल को भी छोटी सेविंग से पूरा कर सकते हैं। कैसे बताएगा योर मनी? नोट कीजिए कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं शो में, अपने क्वेश्चन अब तक कैसे पहुंचा सकते हैं। हमारे शो में हिस्सा लेने के तरीके काफी सारे हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। ईमेल कर सकते हैं yourmoney@nw18.com। साथ ही फेसबुक ट्विटर पर जाएंगे तो #AskAvaz लिखकर अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं। ये शो लाइव भी देख सकते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पर। आज हमारे साथ हैं मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट। विरल नमस्कार, स्वागत है आपका और क्वेरीज लेंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे सोने में निवेश की, क्योंकि अक्षय तृतीया का मौका है और अक्षय तृतीया के दिन सोने में निवेश करने का काफी महत्व माना जाता है। क्यों ये महत्व है, कितना इंपॉर्टेंट होता है सोने का खरीदारी करना आज के दिन, और इन जनरल गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कैसा है, कितना पोर्शन आपका गोल्ड में होना चाहिए, इस पर करते हैं बातचीत। तो विरल, पहले तो बताइए अक्षय तृतीया के मौके पर ये सोना खरीदना शुभ क्यों माना जाता है? नमस्कार दीपाली, सभी को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। देखिए, जब हम अक्षय तृतीया या ऐसा कोई भी शुभ दिन आता है तो डेफिनेटली हमारी नज़रें इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड पर जाती है। ऐसा कहते हैं कि ये ऑस्पिशियस डे है, शुभ दिन माना जाता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि समृद्धि और स्थिरता का प्रतीक कहलाता है गोल्ड, सोना। तो डेफिनेटली अक्षय तृतीया के दिन लोग सोचते हैं कि कुछ अच्छी शुरुआत के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोने में इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, और एक शुभ भी माना जाता है। इस तरह से भी हम सोचते हैं अक्षय तृतीया के दिन सोने के निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अच्छा विरल, एक चीज बताइए, अब क्योंकि सोने में जिस तरीके के रिटर्न पिछले 3 सालों में बने हैं, किसी ने एंटिसिपेट नहीं किए थे। मतलब आप पिछले साल के रिटर्न्स देख लें, इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक रिटर्न देख लें। अब जब इतना तेजी से सोना बढ़ जाता है तो एक असमंजस मन में ये भी होता है कि अभी खरीदें या रुके। काफी मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिल जाती है कंज्यूमर्स को, जहां पर 50,000 60,000 के भाव तक का जिक्र हो रहा था। तो इस तरीके का भी माहौल होता है। लेकिन इतनी तेजी दिखाने के बाद जब सोना 95,000 के आसपास है, क्या लेना चाहिए या वेट करना चाहिए? क्या व्यू है आपका प्राइसेस पर? देखिए, कुछ कारण होते हैं दीपाली। मैं ऐसा मानता हूँ एज अ वित्तीय सलाहकार, मैं ऐसा मानता हूँ कि जब हम सोने में निवेश के बारे में सोचते हैं, डेफिनेटली देखिए हमारे भारत में हम जब सोने के बारे में सोचते हैं तो एक सेंटिमेंट अलग होता है। हम बहुत बार फेस्टिवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, गोल्ड को लेने के लिए, निवेश के लिए सोचते हैं। शादियों में हम गोल्ड को एक प्रायोरिटी देते हैं लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डेफिनेटली बहुत सारे कारण होते हैं। अभी आज के वक्त हम अगर बात करें और कुछ लास्ट 2-3 सालों की भी बात करें तो एक सेफ हेवन की तरह देखा जाता है, एक सुरक्षित एसेट क्लास को देखा जाता है गोल्ड के नज़रिए में। अभी वॉर की सिचुएशंस आती है, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ आती है, तो ये वक्त में भी गोल्ड का बढ़ना एक लाजमी बन जाता है। तो डेफिनेटली मेरा कहना यहाँ पे ये है कि लेवल्स को ज़्यादा मत देखिए। आपका अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्यू है, देखिए ये जो कोई भी एसेट क्लास, अगर हम इक्विटी की बात करते हैं या गोल्ड की बात करते हैं, हम हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन के बारे में सोचते हैं जब हम गोल्ड में निवेश करते हैं। तो अगर गोल्ड में हमको निवेश करना है और अभी कुछ दिनों पहले 1 लाख टच करके आया और वो 1 लाख टच करने के बाद अब जब 95,000 96,000 के आसपास है तो कुछ करेक्शन आया है। मुझे लगता है ये करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी है, बट कब अपॉर्चुनिटी है कि मैं उसको यहाँ से एटलीस्ट 5 साल तक देखता हूँ। क्योंकि मैं अगर शॉर्ट टर्म व्यू देखूँ गोल्ड का तो मुझे लगता है वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, अप एंड डाउन बना रहेगा। क्योंकि एक बड़ा माइलस्टोन होने के बाद मुझे लगता है कि वॉलेटिलिटी डेफिनेटली आती है एसेट क्लास में। ये इक्विटी से भी होता है और गोल्ड से भी होगा, बट हाँ, कंसर्न अनसर्टेनिटीज बनी हुई है और वो केस में गोल्ड डेफिनेटली और आगे जाएंगे, लेवल्स अलग अलग आएंगे, ऊपर के लेवल्स जाएंगे, बट हाँ शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी रहेगी। लॉन्ग टर्म व्यू से डेफिनेटली लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड में निवेश करना चाहिए। ओके, और अगर निवेश करना हो गोल्ड में तो बेस्ट ऑप्शन क्या है?
हाँ, आपके पास फिजिकल कॉइन्स या गोल्ड बाय करने का भी तरीका है। गोल्ड ईटीएफ्स बाय कर सकते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का भी एक टूल रहा है इन्वेस्टर्स के पास। बेहतर तरीका कौन सा है सोने में निवेश करने का? देखिए दीपाली, एक स्टडी अभी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की आई जिसमें मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि जो फिजिकल गोल्ड ज्वेलरी जो होती है उसमें 25% टू 30% नेगेटिव बाइंग हुई है। यानी लोग ज़्यादा फिजिकल गोल्ड की तरफ नहीं जा रहे हैं। डेफिनेटली ज़्यादा लेवल्स हाई होते हैं, गोल्ड ऊपर जाता है तो साइकोलॉजिकल थोड़ा सा वो प्राइस बैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड में ज़्यादा बाइंग नहीं आई है। बट उसके सामने अगर हम देखें Q1 में ETF में काफ़ी अच्छी बाइंग आई है। तो एक गोल्ड ETF या गोल्ड म्यूचुअल फंड, ये दो तरीका काफ़ी अच्छा होता है गोल्ड में निवेश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड तो अभी हालांकि मिलते नहीं है, सेकेंडरी मार्केट में भी मिलना मुश्किल हो गया है और आई थिंक नए इश्यूज भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड के आएंगे नहीं। तो या तो गोल्ड ETF देख सकते हैं या गोल्ड म्यूचुअल फंड देख सकते हैं। फिजिकल अगर नहीं करना है तो डिजिटल गोल्ड का भी एक ऑप्शन अच्छा आया है, बट हाँ, कॉस्ट इफेक्टिव कितना है वो देखना चाहिए एक बार। और अगर आपको फिजिकल नहीं लेना है और अगर आप सोच रहे हो कि अभी मुझे फिजिकल नहीं लेना है बट आगे जाके मुझे फिजिकल कॉइन या ऐसा कुछ गोल्ड बार की तरह कन्वर्ट करना है, तो डिजिटल गोल्ड का भी एक ऑप्शन अच्छा खासा बन रहा है। तो आपका जो एक इंटेंशन क्या है, अगर आप इन्वेस्टमेंट प्योरली देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप गोल्ड ETF या गोल्ड म्यूचुअल फंड जो गोल्ड प्राइजेस को ट्रैक कर आपको रिटर्न्स दे सकते हैं वो देख सकते हैं। ओके अच्छा, एक चीज और, एक हम लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की बात करें तो कितना कॉम्पोजिशन या कितना परसेंटेज कॉम्पोजिशन गोल्ड का होना चाहिए, और दूसरा ये आगे का फ्यूचर या फिर आगे का प्राइस आउटलुक आपका क्या है गोल्ड पर? देखिए दो चीज, एक तो लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड को सोचना चाहिए। यानी मैं डाइवर्सिफिकेशन कर रहा हूं मेरे पोर्टफोलियो में और वो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में मैं गोल्ड को ऐड कर रहा हूं या तो सिल्वर को ऐड कर रहा हूं। एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है 10% तक का एलोकेशन आप डेफिनेटली ऐसे कमोडिटीज में कर सकते हैं जो आपके हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन हो, सेफ हेवन की तरह वर्क करे कि भाई अगर मुझे इक्विटी के पोर्टफोलियो में कुछ गड़बड़ी होती है तो मेरे पास ऐसा एसेट क्लास है मेरे पोर्टफोलियो में जो मेरे पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करेगा और मुझे रिटर्न्स देगा। और हालांकि आपने फ्यूचर की बात की, मैं शॉर्टर ड्यूरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मुझे कंसर्न है। मुझे लगता है कि वॉलेटिलिटी रहेगी, कम भी हो सकती है प्राइस, बट हाँ लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे जाके 1 लाख डेफिनेटली पार करेगा और ये साल में पर्टिकुलरली शायद से 8-9% के आसपास का रिटर्न बन सकता है गोल्ड में। फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 साल का व्यू काफी अच्छा होगा गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके चलिए, तो ये तो बात हुई सोने की और सोने में निवेश के महत्व की। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की और बात करते हैं अब पहले व्यूअर से आगे बढ़ते हुए। राम हमारे साथ कनेक्टेड हैं मथुरा से सवाल पूछने के लिए। राम नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैडम, मेरी 55,000 की SIP चल रही है जिसमें 11 फंड है अभी प्रेजेंट में। तो उनमें से जो मेरा टाइम ओरिजिन है वो स्टार्टिंग में 7 से 10 साल बाद निकालना चाहता हूँ और अगला 17 से 18 साल बाद। तो 7 से 10 साल बाद कौन से फंडों से मुझे रिडीम करना सही रहेगा? बच्चों की एजुकेशन और पढ़ाई के लिए 3 बच्चे हैं मेरे, एक डॉटर है बड़ी जो 9th में पढ़ रही, 2 बच्चे हैं। नहीं तो 10 और 17 साल के लिए आपके लक्ष्य हैं। आपको कितनी राशि 10 साल में चाहिए, कितनी राशि 17 साल में चाहिए, कुछ डिसाइड किया है आपने? जी, स्टार्टिंग में मिनिमम 50 लाख से ऊपर अगले 10 साल में और उससे ऊपर लगभग 3 या 4 करोड़। ओके, तो बताइए, आपने सुना इनका सवाल विरल। 55,000 के SIP है, 11 फंड्स में है, 3 लाख ऑलरेडी इकट्ठा किए हैं इन्होंने और 10 और 17 साल के लक्ष्य हैं अपने बच्चों के लिए। ICICI प्रूफ ब्लू चिप है इनके पास, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एडलवाइज मिड कैप, क्वांट स्मॉल कैप, बैंक ऑफ इंडिया फंड, बंधन स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, SBI कॉन्ट्रा, पराग पारी फ्लेक्सी कैप और SBI मैग्नम मिड कैप। SBI मैग्नम मिड कैप में 3,000 है, पराग पारी फ्लेक्सी कैप और SBI कॉन्ट्रा में 6,000 है और बाकी सभी फंड्स में 5,000 ईच डाल रहे हैं। बताइए सजेशंस इनके लिए। देखिए टोटल 11 फंड्स में निवेश किया है। मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से 6 फंड में बने रहे, 6 फंड में ही निवेश करे। 11 फंड्स का पोर्टफोलियो रखने की जरूरत नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन, उनके जो फंड्स उस पर निवेश किए हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। निकलने की सलाह मैं दे रहा हूं, यहां पे आप नोट डाउन करके लीजिए राम जी। निपॉन लार्ज कैप,
बैंक ऑफ इंडिया का जो फंड है वो, कॉन्ट और बंधन का स्मॉल कैप फंड और एसबीआई का मिड कैप फंड, ये फंड में से आप निकल जाइए और बने रहना है आपका जो आईसीआईसीआई का फंड है, मोतीलाल का फंड है, एसबीआई का जो कॉन्ट्रा फंड है उसमें बने रहना है, स्मॉल कैप में टाटा का स्मॉल कैप में बने रहना है, पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप और ईडलवाइस का मिड कैप, ये इतने सारे जो फंड्स हैं, जो 6 फंड्स मैंने यहाँ पे आपको बताए उसमें बने रहना है और उसके पहले जो मैंने कहा उसमें से निकलना है। टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके 10 साल में 12% अनुमान अगर मैं लगा लूँ, 55,000 की एसआईपी आप कर रहे हैं, 1,32,00,000 जितना कॉर्पस आप 10 साल में बना पाएंगे, यानी आपका जो टारगेट है 50 लाख का वो डेफिनेटली आप अचीव कर पाएंगे आने वाले 10 सालों में। 17 सालों में अगर 17 साल का आपका टाइम होराइजन है तो आपका ओवरऑल कॉर्पस 17 साल में 3,64,00,000 का बन जाएगा 12% अनुमान से। तो आपका जो ओवरऑल टारगेट है कि भाई 4 करोड़ का अगर आपका ओवरऑल कॉर्पस आपको इकट्ठा करना है तो ये टेन्योर के हिसाब से ये आप 6 फंड को कंटिन्यू करिए, जिसमें से निकलने की सलाह है वो आपको जो जिस पे बने रहना है उसमें आप ऐड कर दीजिए, पर 11 फंड का पोर्टफोलियो मत रखिए। डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू 6 में बने रहिए, आप आपका टारगेट अचीव कर पाएंगे। ओके, तो लगभग 5 फंड्स ऐसे आपको बताए हैं राम जिनसे आपको एग्जिट करना है। इतने सारे फंड्स की जरूरत ही नहीं है, 6-7 फंड बहुत हैं पोर्टफोलियो के लिए, नो मैटर आपका गोल कोई भी हो। निपोर इंडिया लार्ज कैप, बंधन बैंक ऑफ इंडिया का फंड, क्वांट स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, एसबीआई मैग्नम मिड कैप से निकलिए, बाकी फंड्स में बने रहिए। और रही बात आपके गोल्स की, 10 साल में आप 1,32,00,000 के आसपास की राशि इकट्ठा कर लेंगे और 17 सालों में 3,64,00,000 की, यह है आपके लिए सलाह। बात करते हैं अगले व्यूअर से। ज्योत्सना है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए अहमदाबाद से। ज्योत्सना नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? अभी ज्योत्सना सवाल पूछिए प्लीज। हेलो ज्योत्सना अहमदाबाद से सवाल पूछिए प्लीज अपना। हाँ, जो हम 10 ईयर में 1 करोड़ का है हमारा अचीवमेंट का। ओके, हेलो, और 10 कितनी एसआईपी आपकी चल रही है? थोड़ी और डिटेल्स बताइए प्लीज। 5,000 ईच चल रहा है और 25,000 की एसआईपी चल रही है। मैं इनका सवाल बता देती हूँ विरल आपको। 25,000 रुपये महीने की एसआईपी चल रही है और 10 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य है, प्लस इनका जो एक्यूमुलेशन है वो फिलहाल 10 लाख का है। कौन से फंड्स हैं? 5 फंड्स हैं, 5,000 ईच डाल रहे हैं। कैनरा बैंक ब्लू चिप, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, निपोर इंडिया स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और निपोर इंडिया मल्टी कैप, सही में 5,000 ईच डाल रहे हैं। बताइए सजेशन। देखिए, पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है ज्योत्सना जी का, डाइवर्सिफिकेशन अच्छा किया है, डिफरेंट कैटेगरीज में किया है, डिफरेंट एएमसीज के फंड है। पोर्टफोलियो में कोई चेंजेस नहीं करने हैं, यही पोर्टफोलियो में बने रह सकते हैं। 15 साल का टारगेट है, राइट? 15 साल के आसपास नहीं, 10 साल का टारगेट है, तो 10 साल में वो 12% अनुमान से यही एसआईपी 25,000 की वो कंटिन्यू करते हैं। और ये 10 लाख का जो एक्यूमुलेशन भी उसको मैं अगर काउंट कर लूँ तो कम से कम 87 लाख वो जुटा पाएंगे। तो 1 करोड़ का तो जो उनको टारगेट उनको करना है वो तो हासिल यहाँ पे होता हुआ नहीं दिख रहा है। 1 करोड़ के लिए कम से कम उनको और 5-6 हज़ार की एसआईपी अगर वो ऐड कर सकते हैं, स्टेप अप कर सकते हैं, टॉप अप कर सकते हैं, तो वो आसानी से जो 1 करोड़ का टारगेट है 10 साल के अंदर, ये ओवरऑल 25,000 की एसआईपी से वो हासिल कर पाएंगे। ओके, तो 30,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी अपने गोल को हासिल करने के लिए, या फिर आप स्टेप अप करें, हर साल थोड़ा थोड़ा एलोकेशन बढ़ाएं। 87 लाख के कॉर्पस आप अदरवाइज इकट्ठा कर लेंगे। पोर्टफोलियो आपका सही है, वेल डाइवर्सिफाइड है, कोई चेंजेस आपको सजेस्ट नहीं किए गए हैं। बात करते हैं अगले व्यूअर के। शिवम ने सवाल भेजा है बेंगलुरु से, ईमेल के थ्रू। इनका क्वेश्चन ले लेते हैं। 30 इयर्स इनकी एज है, इनके पास मंथली एसआईपी अगेन 25,000 की है, सालाना 10% स्टेपअप का प्लान कर रहे हैं। 20 इयर्स में कितना कॉर्पस होगा इकट्ठा जानना चाहते हैं। जो इनके पास एग्जिस्टिंग फंड्स है, शायद नया पोर्टफोलियो है इनका विरल, हाल ही में क्रिएट किया है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 7,500 रुपये महीना, सिमिलर अमाउंट है कोटक मल्टी कैप में, 5,000 कोटक मल्टी एसेट में, 3,000 आईसीआई बंधन स्मॉल कैप में, 1,000 आईसीआईसीआई प्रो निफ्टी नेक्स्ट 50, 1,000 एचडीएफसी मिड कैप। इन 6 फंड्स के अलावा इनका सवाल 2 फंड्स पर और है। एक तो आईसीआईसीआई निफ्टी नेक्स्ट 50, क्या ये फंड सही है? दूसरा आईसीआईसीआई डिविडेंड यील्ड फंड कैसा रहेगा, क्या इसको ऐड करना चाहिए या फिर नहीं? या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में पैसिव फंड्स की क्या रेलेवेंस है, बताइए। देखिए, बहुत ही सूझबूझ से पूछा हुआ ये सवाल है दीपाली जी। मुझे लगता है कि मेरी चॉइस, अगर वो आई थिंक वो भी समझते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, बट हालांकि पैसिव और एक्टिव का उनका सवाल है।
मेरा मानना है कि एक्टिव में बने रहना चाहिए, पैसिव फंड यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी भी लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है 10 साल का भी मैं अगर टाइम ड्यूरेशन ले लूँ तो जो मिड कैप फंड्स होते हैं एक्सपोजर वाले, जो स्मॉल कैप एक्सपोजर वाले फंड्स होते हैं, वो एक्टिवली काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज करके आउट परफॉर्म कर सकते हैं अभी जो पैसिव फंड्स है उसको। अभी उनका जो सवाल है स्पेसिफिकली उन्होंने ये फंड के बारे में पूछा है, आईसीआईसीआई का नेक्स्ट 50 या आईसीआईसीआई का डिविडेंड यील्ड, मेरे हिसाब से मैंने जो परफॉर्मेंस की एनालिसिस की है, मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई का डिविडेंड यील्ड जो फंड है वो काफ़ी अच्छा फंड है, उसका चुनाव करना चाहिए। कम से कम 3 से 4% का अल्फा जनरेट किया है नेक्स्ट 50 के मुकाबले। तो मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई का जो ये डिविडेंड यील्ड फंड है वो पोर्टफोलियो में बनता है, उसको ऐड करिए। और जो आईसीआईसीआई का जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है उसको निकाल कर डिविडेंड यील्ड से वो रिप्लेस कर सकते हैं। बाकी पोर्टफोलियो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल अगर स्टेप अप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचे और कॉर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो 25,000 की एसआईपी से 20 सालों में और 10% स्टेप अप को जोड़ दे तो कम से कम 4 करोड़ 92 लाख 12% अनुमान से वो कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर, अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कर सकते हैं। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चंस, आप देखते रहिए मनी। आप देख रहे हैं यो मनी। विरल भट्ट हमारे साथ बने अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं कुछ और क्वेरीज की, और अगला सवाल पूछने के लिए सूरज हमारे साथ है गुड़गांव से। सूरज नमस्कार, बताइए अपना क्वेश्चन। मैम, मेरा सवाल था रिगार्डिंग ईएलएसएस फंड्स। सो मेरा 5,000 का इन्वेस्टमेंट है मेरे एसेट्स में, 3,000 का मोतीलाल ओसवाल ईएलएसएस एंड 5,000 का एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी में। इसके अलावा मेरा 1,000 रुपीज़ का पराग बारिक फ्लेक्सी में है, 1,000 का एचडीएफसी हाइब्रिड एंड एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप में 7,000 और एचडीएफसी लार्ज एंड मिड में 6700। ओके, ठीक है। तो मेरे 2-3 सवाल थे। पहला सवाल था कि मैं ईएलएसएस फंड्स को बंद करके एचडीएफसी और एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो क्या ये सजेस्टेड है एक्सपर्ट से? दूसरा क्वेश्चन था मेरा एचडीएफसी हाइब्रिड को लेके, इसका लॉन्ग टर्म व्यू क्या है? ओके, और तीसरा आपका 15 साल में 2 करोड़ का लक्ष्य है। यस मैम, यस। ओके, 12 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। तो पहले इन्होंने पोर्टफोलियो अपना पूरा बता दिया। 2 ईएलएसएस फंड है इनके पास, जिसमें 8,000 की टोटल एसआईपी जा रही है फिलहाल। टोटल एसआईपी अमाउंट 28,700 का है। तो विरल 3 सवाल है इनके क्विकली। पहला कि क्या ईएलएसएस फंड से पैसा शिफ्ट करना चाहिए एसबीआई और एचडीएफसी लार्ज मिड कैप में? दूसरा, एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड कैसा है लॉन्ग टर्म के लिए? और तीसरा, इनका गोल 15 साल में 2 करोड़ का। बताइए सजेशंस एक एक करके। मैं क्विकली बता दूंगा दीपाली के पोर्टफोलियो में चेंजेस की जरूरत है। किसमें बने रहना है? एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप, पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप और मिराई ईएलएसएस। निकल किसमें जाना है? एचडीएफसी का हाइब्रिड इक्विटी, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, मोतीलाल ईएलएसएस और एसबीआई का लॉन्ग टर्म इक्विटी। और ऐड किसमें करना है? नया ऐड करना है आईसीआईसीआई का बैलेंस एडवांटेज, इन्वेस्टो का मल्टी कैप, कैनरा का फोकस फंड और मोतीलाल का मिड कैप फंड। 15 साल में 12% अनुमान से 28,700 की एसआईपी चल रही है, वो 2 करोड़ 2 लाख जुटा पाएंगे 12% अनुमान से। ओके, तो विरल यानी जो इनकी स्ट्रैटेजी है ईएलएसएस से एग्जिट करके एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप या एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप, उसको इस तरीके से समझ ले कि उसकी जगह नया कैटेगरी ऐड कर दे जो फंड्स आपने सजेस्ट किए हैं, प्लस हाइब्रिड इक्विटी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कंसीडर करना है। कोई फंड जो ये जिसमें हो सकता है इनको लमसम डालना हो, जो आप सजेस्ट करना चाहें, इफ नॉट हाइब्रिड इक्विटी एचडीएफसी का? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि एचडीएफसी का लार्ज एंड मिड कैप में बने रहे, एचडीएफसी के हाइब्रिड में नहीं रखना है, एसआईपी कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये कंटिन्यू करे लार्ज एंड मिड कैप को। हाइब्रिड इक्विटी नहीं कंटिन्यू करना है, और ईएलएसएस में सिर्फ मिराई का ईएलएसएस फंड है, उसको कंटिन्यू करिए। ओके, और अगर इनको कोई लमसम डालना हो किसी फंड में पैसा, तो कोई एक फंड लॉन्ग टर्म के लिए कैसा दिख रहा है आपको? पराग परिक का फ्लेक्सी कैप फंड मेरा
पर्सनल चॉइस हमेशा रहेगी लमसम के पॉइंट ऑफ व्यू से, डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो क्लियर है सूरज, आपके पोर्टफोलियो बदलाव की जरूरत है। जो फंड आप जानना चाहते थे लॉन्ग टर्म के लिए, उससे निकलने की सलाह दी है। लॉन्ग टर्म के लिए कोई चुनना है तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप चुन सकते हैं जो ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में है। 4 फंड से निकलना है, उन्हें रिप्लेस करना है 4 दूसरे फंड से। कौन से हैं दूसरे फंड्स? आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज, इन्वेस्टको इंडिया मल्टी कैप, कैनरा बैंक फोकस्ड इक्विटी और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। बाकी रही बात आपके गोल की, तो 2 करोड़ से ज्यादा की राशि आप इकट्ठा कर लेंगे इन 15 ईयर्स, अगर 12% का रिटर्न मिलता है तो। बात करते हैं अगले व्यूअर से। दीप्ति हैं दिल्ली से, ईमेल के थ्रू इन्होंने सवाल भेजा है। 37 साल इनकी उम्र है, मंथली एसआईपी है 15,000 की, हाल ही में एसआईपी शुरू की है, 20 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य है। फंड्स सिलेक्शन कैसा है, गोल पर राय चाहती हैं जानना। सवाल इनका है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप 5,000 पर मंथ, 2,000 पर मंथ आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप में, 2,000 पर मंथ आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप में, महिंद्रा मनुलाइफ बिजनेस साइकिल में 2,000, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप में 2,000 और सिमिलर अमाउंट है टाटा स्मॉल कैप में। बताइए क्या राय रहेगी आपकी? देखिए, आईसीआईसीआई के दीप्ति जी ने 2 फंड्स सिलेक्ट किए हैं। मैंने ऑब्जर्वेशन किया, एनालिसिस किया, 45% ओवरलैपिंग है। तो ये दोनों फंड्स में ओवरलैपिंग काफ़ी ज़्यादा है। हम ऐसा कहते हैं कि भाई 45-50% का ओवरलैपिंग है, तो दोनों में से कोई भी एक फंड में आपको बने रहना है। तो मेरी सलाह है कि आईसीआईसीआई का मल्टी कैप फंड जो है उसमें से निकल जाइए, और आईसीआईसीआई का लार्ज एंड मिड कैप जो फंड है उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छा है मल्टी कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें बने रहिए। फिर निप्पॉन का या इन्वेस्को का, ये 2 में से कोई भी एक मल्टी कैप, अगर उनको मल्टी कैप ऐड करना है, आईसीआईसीआई में सलाह यह है कि निकल जाइए, तो ऐड करना है तो या तो इन्वेस्को का ऐड करिए या तो निप्पॉन का मल्टी कैप ऐड करिए। टारगेट की बात करें दीपाली यहाँ पे, तो 15,000 की एसआईपी कर रहे हैं वो, 20 सालों में 12% अनुमान से कम 1.5 करोड़ 1 करोड़ 50 लाख वो जुटा पाएंगे। तो डेफिनेटली उनका जो टारगेट 1 करोड़ का है उससे तो कई ज़्यादा वो हासिल कर पाएंगे। इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना है डेफिनेटली, पर ओवरऑल अगर देखें तो फंड में जो चेंजेस करने हैं वो मैंने बताए हैं, टारगेट तो हासिल वो कर ही पाएंगे। ओके, तो यानी दीप्ति के लिए सजेशन यही है कि निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, इन्वेस्टको इंडिया मल्टी कैप, इसको आप ऐड कर सकते हैं। बाकी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में से आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप से निकलने की सलाह है, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप आप रख सकते हैं। बाकी ये महिंद्रा मनुलाइफ बिजनेस साइकिल और फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप, इनमें कंटिन्यू करनी है या इनको रिप्लेस करना है मल्टी कैप से? नहीं, ये फंड्स को कंटिन्यू करना है क्योंकि कैटेगरी डिफरेंट है। मल्टी कैप में ऐड करना है वो सलाह दी है मैंने, और स्मॉल कैप टाटा का और महिंद्रा का बिजनेस साइकिल, ये दोनों फंड को कंटिन्यू करना है। ओके, ठीक है, तो ये 1.5 करोड़ के आसपास की राशि इकट्ठा कर लेंगे 20 ईयर्स में 12% के रिटर्न के साथ। 1 करोड़ का आप लक्ष्य लेकर चल रही हैं, ये आपके लिए सजेशन दिया गया है फिलहाल। बाकी अपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम आप रिव्यू करें, यही सलाह है आपके लिए। अच्छा, वैसे विरल अगर कोई पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन करना हो तो अब इतनी सारी कैटेगरीज आ चुकी हैं, लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज एंड मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप, हाइब्रिड इक्विटी, मल्टी एसेट एलोकेशन, लेकिन अगर आपके हिसाब से एक पोर्टफोलियो क्रिएशन करना हो, 6-7 कैटेगरी ही रखनी हो, तो किन किन कैटेगरीज को प्रायोरिटी देनी चाहिए? देखिए, मैं है ना दीपाली, टाइम ड्यूरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा सलाह देता हूं। आपका पहले तो टाइम ड्यूरेशन और आपका फाइनेंशियल गोल वो निश्चित करिए, राइट, कि भाई आपका जो टाइम ड्यूरेशन है, भाई मान के चलिए कि मेरा टाइम ड्यूरेशन यहाँ से 3 से 5 साल का है, तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि आप हाइब्रिड को चूज़ करिए। हाइब्रिड में भी बहुत सारे वेराइटीज़ हैं, तो आप बैलेंस एडवांटेज से जा सकते हैं, या तो मल्टी एसेट्स कर सकते हैं, या तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड कर सकते हैं। जब आपका टाइम टेन्योर 5 साल से 7 साल का है, राइट, तो वो कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो टाइम ड्यूरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लार्ज कैप में निवेश कर सकते हैं। और जब आप क्लियर हो कि नहीं मेरा टाइम होराइजन 7 साल से ज़्यादा का होना चाहिए, तो फिर मैं फ्लेक्सी कैप को ऐड करने की सोचूंगा, मैं मल्टी कैप को ऐड करने की सोचूंगा, मैं फोकस फंड है, वैल्यू फंड है, बहुत सारे फंड है। बट देखिए, 6-7 फंड का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, ये हमेशा हम कहते आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको हाइब्रिड, अगर आपका टाइम ड्यूरेशन 5 साल से कम का है तो आपको हाइब्रिड सिलेक्ट करना है, राइट। अगर आपका 5 साल से ज़्यादा है तो प्योर इक्विटी आएगा। प्योर इक्विटी में आप लार्ज कैप और लार्ज एंड मिड कैप, ये कैटेगरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप, ये 3 कैटेगरी हो गई। फिर आपका एक हाइब्रिड हो गया, राइट। और एक लॉन्गर टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से स्मॉल कैप को भी आपको इग्नोर नहीं करना है, तो उसके लिए आप या तो एक डेडिकेटेडली एक कोई स्मॉल कैप में भी जा सकते हैं, या आप फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप से भी एलोकेशन कर सकते हैं। तो ओवरऑल परसेंटेज वाइज एलोकेशन देखना है तो मेरे हिसाब से 30% एलोकेशन आप फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में कर सकते हैं, 30% एलोकेशन आप
कर सकते हैं लार्ज एंड मिड कैप या तो मिड कैप में कर सकते हैं, और बाकी का 30% जो है वो आप हाइब्रिड या तो एक स्मॉल कैप को भी ऐड कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये आपको बताया गया है आपके टाइम होराइजन के हिसाब से आपको कौन सी कैटेगरी को इंपॉर्टेंस देनी है, रेलेवेंस देनी है। डेफिनेटली समय इंपॉर्टेंट है। अगर आपका छोटी अवधि का समय है तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, उस हिसाब से हाइब्रिड कैटेगरी ठीक रह सकती है। थोड़ा लंबा समय हो तो आप फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप यहाँ पर एक्सपोजर ले सकते हैं, और एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म व्यू है तो डेफिनेटली आप स्मॉल कैप्स पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। लेकिन चलिए आप पूछ लेते हैं विरल के टॉप 4 फंड्स। विरल, बताइए आपकी चॉइसेस। दीपाली, मेरे टॉप 4 फंड्स हैं। डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को अपना रिस्क प्रोफाइल, टाइम होराइजन डेफिनेटली देखना पड़ेगा और फिर ही सिलेक्शन करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से, अभी के हिसाब से गोल्ड की जो मूवमेंट है, और अगर एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपोजर लेना है तो एसबीआई गोल्ड देख सकते हैं। सिमिलरली मल्टी एसेट कैटेगरी भी काफ़ी लुक्रेटिव है, 5 साल का व्यू भी हाइब्रिड में देख सकते हैं, उसके लिए वाइट ओक का मल्टी एसेट है। इक्विटी में धीरे धीरे ऐड ऑन करना है, पोर्टफोलियो बिल्टअप करना है, तो उसके लिए कैनरा का एक फ्लेक्सी कैप फंड और एचडीएफसी का फोकस फंड। ओके, शुक्रिया आपका विरल शो में आने के लिए। तो ये रहे विरल के टॉप 4 फंड्स आपके स्क्रीन पर, जिसमें एसबीआई गोल्ड फंड विरल ने सजेस्ट किया है, साथ ही आप वाइट ओक मल्टी एसेट, कैनरा फ्लेक्सी कैप और एचडीएफसी फोकस फंड को चुन सकते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंप्लीट पोर्टफोलियो चॉइस विरल ने आपके साथ शेयर की है। थैंक यू विरल शो में आने के लिए। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।